दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस समय देश की सीमाओं पर लगातार तनाव बना हुआ है और पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने हमला किया और जिस बर्बरता के साथ जिस तरह से उन्होंने वहां के सैलानियों को की हत्या की है, उसने पूरे देश के अंदर एक मातम भी पसरा और लगातार गुस्सा भी उसके अंदर पनप रहा है। और आम भारतीय के अंदर बहुत गुस्सा है इस घटना को लेकर, क्योंकि जिस तरह से बर्बरता पूर्वक आतंकियों ने हत्याएं की हैं निर्दोष सैलानियों की, उसने हर आदमी के अंदर रोष और गुस्सा पैदा कर दिया है। और सभी देश के नागरिक इस समय लगातार उम्मीद लगा रखे हैं भारत सरकार से कि वह उसका कड़ा बदला ले और पाकिस्तान और उनके समर्थक आतंकवाद जो पूरा पोषित करते हैं आतंकवाद को, पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना उसे ऐसा सबक दे कि जीवन भर वो उसको याद रखे। लेकिन जिस तरह से लगातार दिन बीत रहे हैं और भारत सरकार ने भी इस तरह का बयान आया है कि हमने सेना को पूरी खुली छूट दे दी है। और एक विशेष बात और है कि जो भारत का विपक्ष है, कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल, उन्होंने एक मुश्त समर्थन भारत सरकार को इस मामले में दे दिया है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो भी फैसला करेगी हम उसके पूरी तरह साथ हैं। ऐसे में तमाम विपक्षी दल और सत्ताधारी दल दोनों इस मुद्दे पर एक साथ दिखाई देते हैं। लेकिन और साथ ही अगर बात करें इस घटना के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भारत ने लॉबिंग की है पाकिस्तान को अलग करने की दुनिया के अंदर, और उसके क्या प्रभाव है और इसका पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या प्रभाव है, तो चाइना को लेकर तमाम बातें लगातार कही जाती हैं। अमेरिका का क्या स्टेक हो सकता है, अमेरिका क्या रोल निभाएगा या दूसरे देश क्या रोल निभाएंगे, तो भारत को त्वरित कौन से कदम ऐसे उठाने चाहिए जिससे कि पाकिस्तान को अलग थलग दुनिया से भी किया जा सके और तमाम तरह के उसे ऐसे नुकसान पहुंचाए जा सके जो आतंकवाद को पोषित करना है बंद कर दो, कभी इस तरह की हरकत ना कर पाए। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ नौकरशाह इस चर्चा में शामिल है। उनका परिचय आपसे भी करा देता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात राय जी जुड़े हुए हैं, बहुत ही वरिष्ठ नौकरशाह रहे हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बड़ी उनकी ख्याति है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको जिस तरह से पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के द्वारा इतनी बर्बरता वाली जो घटना पहलगाम के अंदर घटी, निर्दोष सैलानियों को उनकी बीवी बच्चों के सामने उन्होंने मार दिया पुरुष को, उसके पश्चात जिस तरह से देश के अंदर एक गुस्सा पनप रहा है, लगातार गुस्सा बना हुआ है, रोष बना हुआ है और भारत सरकार भी बड़े सधे हुए कदम इस मामले में उठाती दिखाई देती है, चाहे वो जल संधि को रद्द करने की बात हो या अभी व्यापार जो पाकिस्तान से था उसको उन्होंने बंद करने की बात कही हो, और तमाम तरह की जो भी घटनाक्रम देश में राजनीति भी हो रही है इस बातों को लेकर जो घटनाएं घट रही हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विषय को किस तरह से आप देख पाते हैं, भारत सरकार को ऐसे कौन से तत्काल कदम उठाने चाहिए जो कि जनता में जो गुस्सा पनप रहा है उससे भी वह कहीं ना कहीं उस जो जनता चाह रही है उसके अनुसार वह कार्य कर सके और पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखा सके। क्या लगता है वो किस तरह की कार्रवाई इस समय भारत सरकार से होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद की फैक्ट्री रही है। ओसामा बिन लादेन से लेकर अल जवारी तक वहाँ पले और पनपे हैं। तालिबान को ट्रेनिंग दी पाकिस्तान ने और इस समय पाकिस्तान दो तरफ लड़ रहा है। एक तो बलूचिस्तान में लड़ रहा है। बलूचिस्तान में उसने अपने कुकृत्यों का हिसाब देना है। 1 लाख करीब पाकिस्तानी फौज मर चुकी है वहां पर। बलूचों की कितनी हत्याएं हुई है वो तो अनगिनत हत्याएं उन्होंने की है। इधर ये कश्मीर पर भी एक आतंकवादी जिहाद का संचालन पाकिस्तान लंबे वक्त से करता रहा है। ऑनवर्स 1988 आज की कहानी नहीं है। ये करीब 36 वर्ष पुरानी ये पूरी की पूरी वारदातें हैं जिसमें कश्मीर के करीब करीब 1 लाख लोग उससे ज्यादा कुर्बानी दे चुके हैं। 45,000 लोग तो हमारी सैनिक मारे गए हमारे कुल मिलाकर सुरक्षा बलों के, जिसमें मिलिट्री के लोग शामिल हैं, जिसमें सीआरपीएफ के लोग शामिल हैं, जिसमें बीएसएफ के लोग शामिल हैं, जो भी सुरक्षा बल है। हमारे 45,000 जवान भी अपने बलिदान दे चुके हैं कश्मीर के लिए। पाकिस्तान का एजेंडा शुरू से ये रहा। ऑनवर्ड 1947 जबकि पहली बार पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, मेजर जनरल अकबर अली खान के नेतृत्व में कबायली नकाब उड़ाकर उनको कि कबायली हमला है, ये पाकिस्तान ने कश्मीर पर धावा बोला था। उस समय राजा हरी सिंह जो थे वो एक इंडिपेंडेंट कश्मीर का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन जैसे ही हमला हुआ उनका ख्वाब चकनाचूर हो गया और उन्होंने भारत के साथ संधि विलय पर हस्ताक्षर कर लिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ खासतौर से दर्शकों को कि थोड़ा उसकी इस सारे के सारे वाकये की बैकग्राउंड समझ सके। ये कोई आज का वाकया नहीं है, ये एक सिलसिला है जो लंबे वक्त से तकरीबन 36 वर्षों से निरंतर कश्मीर में चला आ रहा है।
अमरनाथ यात्रा पर भी इसी तरह हमला हुआ था 2017 में, आपको याद होगा। इस तरह के लगातार हमले जब से भी होते रहे, जब से धारा 370 को हटाने का ऐलान किया गया, निरस्त किया गया, कभी हमले रुके नहीं है। बस ये कि खबरें कम आ रही हैं, कुछ खबरों को दबाया भी जा रहा है हुकूमत द्वारा। हालांकि लगातार हमारे सैनिक बलिदान दे रहे हैं, वहां पर लगातार नागरिकों पर भी हमले हो रहे हैं आतंकवादियों के। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा हमला था और ऐसे वक्त में हुआ जबकि बड़ा भारी सैलानियों का वहां पर दौरा था पहलगाम में, इसलिए ये बड़ा चर्चा में आ गया। अन्यथा तो छोटी मोटी इक्का दुक्का घटनाएं तो वहां रोज ही होती रही हैं। ये दावा सरकार का एकदम खोखला है कि वहां पर आतंकवाद पर काबू पा लिया गया। अभी हमारे अमित शाह जब गृह मंत्री थे और वहां गए दौरे पर, तब उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त उन्होंने कहा हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। एकदम सरासर झूठ उन्होंने बोला, एकदम सरासर। जिसके सैलानियों की वहां पर करीब 1 करोड़ से अधिक सैलानी वहां इस वक्त जा चुके हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिया है उन लोगों ने। लेकिन सरकार ये दावा कि पूरी तरह सुरक्षित है कश्मीर, अब पूरा आतंकवाद समाप्त हो गया, ये एकदम खोखला और झूठा दावा है। अभी 19 तारीख तक, 19 अप्रैल को ही जाने वाले थे प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित हुआ। उससे पहले लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था मिलिट्री द्वारा। जो भी वहां पर सुरक्षा बल है सभी शामिल है, लोकल इंटेलिजेंस भी शामिल है, और इंटेलिजेंस इनपुट था हमारे पास कि हमला होने वाला है, हमला कहीं भी हो सकता है, प्रधानमंत्री की मीटिंग में भी हमला हो सकता है। लेकिन 19 तारीख के बाद वहां से सब सुरक्षा हटा ली गई, सुरक्षा कॉम्बिंग बंद कर दी गई। और जिस वक्त हमला हुआ दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से, जिसमें कि 28 लोग मारे गए, बेगुनाह लोग मारे गए, उस वक्त कोई भी सिपाही घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, मिलिट्री की तो बात छोड़िए। तो इसलिए ये जो पूरी की पूरी जो हमारी एकदम रिएक्ट किया गवर्नमेंट ने, कहा हम जल रोक देंगे, हम जो है वो सिंधु जल संधि को निरस्त कर देंगे, ये भी खोखले बातें हैं। थोड़ा सा पानी हम इधर की जो नदियों का रोक सकते हैं, क्योंकि सिंधु नदी तो निकलती है तिब्बत से और फिर पाकिस्तान जाती है लद्दाख होते हुए, सब जानते हैं। तो सिंधु नदी पर बांध बनाएंगे हम कहाँ? कश्मीर में कहीं कोई बांध है क्या जहां पानी रोक लेंगे हम? और चीन ने अगर वहां बांध बना लिया तिब्बत में तो क्या करेंगे हम? तो हमारा ही पानी रोक देगा। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये जो पूरे दावे हैं, बहुत सारे खोखले भी हैं। व्यापार बंद कर दिया गया, पहले भी बंद किया गया था, तब भी उड़ानें स्थगित की गई थी, स्पेस नहीं दिया गया था, कौन सा आतंकवाद रुक गया? कई बार ये सब हो चुका है। असली समस्या है कि भारत किस तरह से इस आतंकवाद की कमर तोड़े। जहां कैंप्स है, एक सर्जिकल स्ट्राइक किया हमने, एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था जिसका इतना हो हल्ला मचा। उसके पहले मनमोहन सिंह सरकार ने 10वीं बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन उसका कोई प्रोपेगेंडा नहीं किया गया। जहां पर कैंप चल रहे हैं, जहां लगातार पाक अधिकृत कश्मीर में कैंप चल रहे हैं, वहां पर आक्रमण किया जाए और उसको हथियाया जाए। जो असली अड्डा है वो आतंकवाद का, वो है पाक अधिकृत कश्मीर, जिस पर हम दावा करते हैं 1993 का रेजोल्यूशन। आप तो इतने विद्वान पत्रकार हैं, आपको अच्छी तरह याद होगा कि 1993 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की हुकूमत थी केंद्र में, हालांकि मिलीजुली हुकूमत थी वो भी, उसने एक प्रस्ताव पास किया यूनानिमस, जिसमें कहा गया कि संपूर्ण कश्मीर हमारा है। मेरे को लगता है कि ये वक्त आ गया है अब सही माकूल कि संपूर्ण कश्मीर हमारा हो, और ये खाली जो है गिमिक्स न किए जाए। सरकार तो खाली गिमिक्स कर रही है। इस गिमिक्स से, इस नाटक से, इस सांकेतिक लड़ाई से कुछ होने वाला नहीं है। कश्मीर तो इतना बड़ा आतंकवादियों का गढ़ रहा है। लाल मस्जिद पे हमला हुआ, मुशर्रफ खुद अपने को देवबंदी कहता था। एक लंबा इतिहास है जिसकी बहुत संक्षेप में मैंने आपको चर्चा की कि पूरा बैकग्राउंड 1988 से शुरू हुआ। मकबूल भट्ट को जब फांसी दी गई तो जेके ने अपनी लड़ाई शुरू की, बाद में ये यासीन मलिक ने सरेंडर कर दिया, और उसके बाद इख्वानुल मुस्लिमीन ने भी सरेंडर किया। पूरी की पूरी कमान हिजबुल मुजाहिदीन के हाथ में आ गई, जिसका कमांडर सलाउद्दीन बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और वो जो हाफिज सईद है, वो जगह जगह चंदा मांगता घूमता है, वो सुरक्षित स्थान में भेज दिया गया है। तो पाकिस्तान की हुकूमत के नियंत्रण में ही सब टेररिस्ट रहते हैं वहां पर। वो पलते हैं, बढ़ते हैं, उनकी मन मुताबिक ही
काम करते हैं, लेकिन एक लोग हाथ से निकल गए, वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, वो इनका दुश्मन बन गया, वो पख्तूनिस्तान को आजाद कराना चाहता है, वो भी इन्होंने क्रिएट किया था। लेकिन कश्मीर के लिए लड़ने वाले जो मुजाहिद हैं, जो जिहादी हम जिन्हें कहते हैं संक्षेप में, वो पूरी तरह से पाकिस्तान के नियंत्रण में, पाकिस्तानी हुकूमत ये पूरा संचालन कर रही है, उनको लेटेस्ट वेपन्स दे रही है। तो एक बार जब तक एक निर्णायक शिकस्त पाकिस्तान की फौज को नहीं मिलेगी, तब तक ये आतंकवाद इन छोटी मोटी बातों से कि पानी रोक देंगे, कि साहब कुछ सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे बात बनने वाली मुझे लगता नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है कि निर्णायक लड़ाई इस समय आवश्यकता है कि निर्णायक तरीके से उसे जवाब दिया जाए पाकिस्तान को। और जैसे पीओके की आपने बात कही कि पीओके जो संपूर्ण कश्मीर का जो प्रस्ताव संसद के अंदर सर्वसम्मति से पारित हुआ था 93 के अंदर, उसको अमल में लाने की इस समय तत्काल आवश्यकता है। तो ऐसे में क्या स्थिति आपको लगती है, क्या भारत सरकार इस तरफ कदम बढ़ा सकती है कि वर्तमान जिस तरह से देश के अंदर गुस्सा है पाकिस्तान को लेकर, क्या उसका दबाव संबंध हुआ है सरकार के साथ कि हम आपके साथ हैं, जो भी आप फैसला करेंगे, तो क्या दबाव कहीं ना कहीं असर करेगा इस काम के लिए? देखिए प्रशांत जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सरकार पहले भी कोई, जब हमारे एयरफोर्स पर हमला हुआ था, याद है ना आपको वो दौर, एयरफोर्स हेडक्वार्टर पर जो जम्मू में था उस पर हमला हुआ था, तब क्या हुआ था, किसको बुलाया था इस सरकार ने? वहां के लोगों को बुलाया परीक्षण कराने के लिए, पाकिस्तान के लोग ही तहकीकात कर रहे थे शर्मनाक ढंग से। जब जो है बालाकोट के बाद हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की, तो याद है फिर क्या हुआ? तो देखिए अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई 14 वर्षों के मध्य नहीं हुई है, जब तक हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है, जिसमें कि कोई निर्णायक कार्रवाई सैनिक की गई, इसमें कमर तोड़ दी जाए आतंकवाद की। और पाकिस्तानी जो फौज है, जो पालती ISI जिसे आप कहते हैं, इंटर स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी, वो उसके पीछे वो दैट वर्क्स अंडर मिलिट्री, हमारी रॉ काम करती है प्रधानमंत्री के अधीन, और वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी मिलिट्री के अधीन काम करती है। असली हाकिम कौन है? पाकिस्तान की हुकूमत कौन चलाता है? फौज। ये जो चेहरे आप देखते हैं ना कि इमरान खान आ गए, कि अब जो है ये नवाज के भाई आ गए छोटे, अब जो है उनकी बेटी बड़ी लीडर बन गई है नवाज शरीफ की, ये मुखौटे हैं। फिर पाकिस्तानी हुकूमत को चलाने वाले, असली हुकूमत को चलाने वाली है पाकिस्तान की मिलिट्री। तो डॉक्टर साहब, इस समय आवश्यकता आर्मी को नुकसान कमजोर करने की होनी चाहिए, पाकिस्तान आर्मी टारगेट होना चाहिए इस समय सरकार के, भारत सरकार के दृष्टिकोण से बात करें। ये जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही कंफ्यूज बयान दिया कि मैंने खुली छूट देती है आर्मी को, पाकिस्तान या ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह मिलिट्री नहीं है जो खुद कार्रवाई करेगी, वो प्रधानमंत्री का आदेश नहीं मानती। हमारी मिलिट्री प्रधानमंत्री के अधीन है। हमारी सत्ता का सबसे बड़ा जो ताकतवर शख्स है, जिसको पूरी शक्तियां हैं, वो प्रधानमंत्री रहा है। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की सफल वॉर लड़ी थी। इंदिरा गांधी ने हुक्म दिया था ना मानिक शाह को कि जाइए कार्रवाई कीजिए। ये जरूर कहा मानिक शाह ने कि मैं सही वक्त पर करूंगा। फौज सिर्फ रणनीति तय करती है, आक्रमण करने की नीति या हमला करने की नीति फौज तय नहीं करती है, हुकूमत तय करती है। और हुकूमत का प्रधानमंत्री तय करता है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैंने खुली छूट दे दी, आप आदेश दीजिए ना कार्रवाई का, आदेश दीजिए आपकी जो है निर्णायक कार्रवाई की जाए, ताकि पाकिस्तान की फौज जो निरंतर हम पर 36 साल से बर्बर हमले करवा रही है, ट्रेन कर करके वहां के मुजाहिदों को। अब करगिल पर हमला करने वाले कौन थे? मुखौटा दिया गया जिहादी थे, लेकिन असली फौज के लोग निकले। 1999 याद है ना आपको, और अटल बिहारी की सरकार थी, करगिल पर आधिपत्य हुआ। हमारी फौज हर बार पीछे जाते थे वो लोग, उन्होंने करगिल पर कब्जा कर लिया, और कितने लोग हमारे शहीद हुए उस आधिपत्य को मुक्त कराने के लिए, करगिल के कब्जे को। उसी वक्त कार्रवाई की जा सकती थी, जिस वक्त जो है हमारी पार्लियामेंट पे हमला हुआ, उस समय भी अटल बिहारी प्राइम मिनिस्टर थे। याद है ना आपको? सारी फौज मूव कर गई थी अब की तरह, जैसे बॉर्डर पे भेज दी गई है ना सारी फौज हिंदुस्तान की, तकरीबन 8-10 लाख फौज लगा दी गई है। उस वक्त भी लगा दी गई थी। क्या कार्रवाई की हमने? कौन सा बदला लिया पार्लियामेंट पर हमले पर? उससे बड़ा तो कोई हमला नहीं हुआ, 13 लोग मारे गए थे उसमें भी। और केंद्र पर हमला हुआ था, सरकार पर सीधे हमला हुआ था पार्लियामेंट पर, उस वक्त भी कोई कार्रवाई नहीं की सरकार ने। जो ये भाजपा सरकार बड़ी बड़े दम भरती है
बड़ी बड़ी बातें करती है, डींगे हाँकती है कि 370 हटने के बाद सारा आतंकवाद खत्म हो गया है। ये सिर्फ झूठ की और डींगे हाँकने वाले लोग हैं। असली कार्रवाई करेंगे तो सारी दुनिया देखेगी, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत कीजिए आप, ये अच्छा, ऐसे चलेगा। पाकिस्तान की जो हालत है, इतना मतलब आर्थिक रूप से टूटा हुआ देश है इस समय में, लगातार उसे चुनौती आर्थिक रूप से देश के अंदर भी इस तरह के हालात हैं वहां पे, मतलब भूखमरी के कगार पर इस तरह से पाकिस्तान खड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी इस तरह की चीजों में उसका इन्वॉल्व होना, वहां के जो सेनाध्यक्ष है, जो आर्मी चीफ है, क्या वो मतलब एक भस्मासुर वाली स्थिति में है कि स्वयं का जो अंत करने की जो आदमी दौड़ लगाता है कि मैं अपना अंत कर लेता हूँ, क्या मुनीर भी पाकिस्तान को उसी दिशा में आगे ले जा रहे हैं कि बिल्कुल समाप्त हुआ देश, बिल्कुल खत्म हुआ देश, जिसे बर्बाद वाली श्रेणी में लोग कहते हैं, क्या उसमें एक उन्होंने और ये पासा फंसा दिया अपना इस तरह की हरकत करके? देखिए, हमें ये बात अंडर एस्टिमेट नहीं करनी चाहिए कि अमेरिका का चहेता देश आज भी है वो। अभी जब दिवालियापन के कगार में था तो किसने वर्ल्ड बैंक से पैसे दिलाया, याद है ना आपको? कितना बड़ा अमाउंट मिला उसको, उसकी अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किसने किया? अमेरिका ने। अमेरिका की जो सुरक्षा बल है या सुरक्षा अधिकारी है वो पाकिस्तान को आज भी ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मिलिट्री उनके कब्जे में है, वहां की मिलिट्री उनके साथ खड़ी है, पाकिस्तान की मिलिट्री। इसलिए बहुत हमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अमेरिका हमारा बड़ा भारी साथी हो जाएगा, पाकिस्तान के विरुद्ध हमारा साथ देगा। भूल जाए आप इस बात को। रूस की स्थिति अलग है। रूस परंपरागत रूप से हमारे साथ है, आज भी हमारे साथ है। उस तरह से नहीं है जब कम्युनिस्ट रूस था तब तो खुलकर साथ था, उसकी वजह से बांग्लादेश का निर्माण हम कर सके। अमेरिका ने तो जब भी फ्लीट भेजे थे ना लड़ने के लिए हिंद महासागर में, याद है आपको? फिर क्या किया था? 4 फ्लीट भेजे थे रूस ने, तब वो फ्लीट भागे थे वहां से हिंद महासागर से, कहीं विश्व युद्ध ना हो जाओ। तो बांग्लादेश का निर्माण किसने करा, किसकी मदद से हुआ? तो हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। अभी चीन भी पाकिस्तान के साथ है, ये मत समझिए कि चीन हमारा कुछ समझौते हो जाने से कुछ छोटे मोटे जो है पीछे फौजें हटी हैं, हमें इस गलतफहमी में नहीं जाए। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चीन का पाकिस्तान के अंदर है। अभी ग्वादर के अंदर वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जहां पर जो है हमारा बिलोचिस्तान है, वहां पर कितनी बार बिलोच विद्रोहियों ने चीनी इंजीनियर्स पर हमले किए हैं, रोज खबरों में रहे हैं। तो अगर हमें पाकिस्तान से लड़ना तो वी हैव टू फाइट ऑन 2 फ्रंट्स, वी शुड प्रिपेयर फॉर इट। वी हैव टू फाइट आल्सो विद चाइना, आर वी प्रिपेयर्ड? चाइना कैन इंटरफियर। ये मत सोचिए, इस गलत में मत रहिए कि इस बार लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से होगी। हो सकता है कि चीन भी आ जाए साथ सामने हमारे, कारण कि चीन का अभी चीन भी उसकी इकोनॉमी की बैकबोन है, चीन उसकी। जैसे आपने चीन का बात कही है, क्या चीन मतलब सामने से आ सकता है पाकिस्तान के समर्थन में, या क्यों नहीं आ सकता? सामने आ सकता है? क्या लगता है आपको? क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? क्या पाकिस्तान का चीन सबसे बड़ा दोस्त दुनिया में है, अमेरिका तो नंबर 2 पर है। और चीन गुजरात पाकिस्तान में इसलिए अमेरिका उसकी मदद करता है बार बार, पूरी तरह चीन का पिट्ठू न बन जाए, वहां की मिलिट्री चीन के साथ न चली जाए। अभी इमरान खान जब पुतिन से मिलने गए थे तभी तो उनका तख्ता उल्टा गया। जनरल बाजवा ने क्यों तख्ता उल्टा? पाकिस्तानी मिलिट्री डज नॉट वांट एनी पैक्ट विद द रशिया। चीन के साथ उनकी दोस्ती है, लेकिन उनकी दोस्ती राजनीतिक नहीं है, वो आर्थिक दोस्ती है। कोई कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है ये पाकिस्तान, एक सामंती देश है, लेकिन चीन के हित है वहां पर। चीन बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितनी बड़ी बड़ी रोड बना रहा है, आपको मालूम है। इस दास्तान में मैं नहीं जा रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि तो विषय दूसरा है। अदरवाइज चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर है। हमारी सरकार को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि चीन नहीं आएगा। अगर हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना है तो फिर हमें यह भी सोचना है कि हमें 2 देशों से एक साथ लड़ रहा है। रूस हमारे साथ है, रूस अपने उलझा हुआ यूक्रेन में बुरी तरह 3 वर्ष से, कोई सैन्य सहायता करने में हमें रूस नाकाम है। अमेरिका भी को भी बहुत भरोसा मत कीजिए कि हमारे साथ आगे खड़ा हो जाएगा। अभी कितने टैरिफ उसने लगा दिया ट्रंप पर, हमने ये बड़े दोस्त बनते थे ट्रंप के, इनको लेने तक बाहर नहीं आए। ट्रंप जो है इनको बुलाया नहीं अपने उसमें। हमारे मोदी जी जिनका डंका दुनिया में बज रहा है बड़े जोर से, हर देश में बज रहा है जिनका डंका, अमेरिका से लेकर रूस तक, जो एक टेलीफोन पर यूक्रेन बाहर रुकवा सकते हैं, जो दावा करते थे, उनकी क्या वास्तविक शक्ति है सारा दुनिया जानती है। क्या है उनकी वास्तविक शक्ति?
तो इसलिए अगर हमें युद्ध करना है पाकिस्तान से तो हमें बहुत बड़ी तैयारी के साथ लड़ना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक कर लिया है जैसे वो कर देते। अब ये भी तो उनकी सर्जिकल स्ट्राइक ही है पाकिस्तान की, जो मार दिया 28 लोग। वो तो रोज स्ट्राइक कर रहे हैं हमारे ऊपर डेली, कोई दिन नहीं जाता। जब से धारा 370 हटती है, आप स्टडी कर लीजिए पूरे, अब आप इतने बड़े पत्रकार हैं, कौन से दिन हत्याएं नहीं हुई है कश्मीर में, कौन से दिन हमारा सैनिक नहीं मारे गए, कौन से दिन हमारे नागरिक नहीं मारे गए। हाँ, इतने बड़े पैमाने पे नहीं मारे गए, इक्का दुक्का मारे गए, पर उनकी संख्या तो लगा लीजिए ना। आज तक लगातार ऑपरेशन चलते रहते हैं वहां पर, लगातार आर्मी से आतंकियों का लगातार ऑपरेशन चलते रहते हैं। पिछले दिनों भी काफी दिन तक लगातार ऑपरेशन चला। अच्छा, जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो पूरी स्थिति है, जैसा आपने कहा कि चाइना, अमेरिका और रूस के बारे में आपने बड़े विस्तार से कहा, अगर भारत के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, चाइना जैसे अगर पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं हाथ मिलाता है और उसे मदद करता है, तो ऐसे में अमेरिका का जो रोल है, अमेरिका बेशक जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान को आज भी उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश पाकिस्तान इस पूरे रीजन के अंदर है, लेकिन चाइना अगर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है तो अमेरिका क्या कुछ अपना बदलाव करेगा अपने रवैये में? वो भारत के साथ कहीं ना कहीं आ सकता है चीन को कमतर दिखाने के लिए, चीन को कमजोर करने के लिए, क्या लगता है आपको? देखिए, भारत जो है अभी क्वाड में है। क्वाड जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जो चीन के विस्तारवाद को कंट्रोल करने के लिए 4 देश एकजुट हुए हैं ना। ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, अमेरिका है, जापान है। क्वाड का नाम लोग कम जानते हैं। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ही, एक फ्रंट है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगाना। लेकिन अमेरिका हमारे साथ कितना आएगा मिलिट्री वॉर में, ये अभी बड़ी असमंजस की बात है। हम गारंटी से नहीं कह सकते, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को भी अपने साथ रखना चाहता है, इसलिए कहीं चीन पूरी तरह ना उस पर काबिज हो जाए। उसका हर देश की कूटनीति अमेरिका जैसे देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये अमेरिका ही है जिसने आतंकवाद को जन्म दिया है पाकिस्तान में। ये अमेरिका ही जिसने तालिबान क्रिएट किए। ये तालिबान थे जिन्होंने न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर फूंक दिया था। उसके बाद ही अमेरिका ने जंग आजादी बताना बंद किया, कश्मीर की लड़ाई को, कश्मीर के जिहाद को, कश्मीर के आतंकवाद को। वो तो जंग आजादी बताता था अमेरिका सन 2000 तक, 2001 तक, जब तक के ओसामा बिन लादेन के कारिंदों ने न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर खाक में नहीं मिला दिया था। उसके बाद नीतियां बदली हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी उल्लेख किया आपको, आपके साथ बात करते हुए, कि अमेरिका ने ही अभी दिवालियापन से बचाया है इसको। वर्ल्ड बैंक से कितना बड़ा कर्जा पाकिस्तान ने दिलाया, इसलिए कि वो चीन को बैलेंस करना चाहता है अमेरिका पाकिस्तान के अंदर। या चीन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कहीं पूरी तरह से वहां की मिलिट्री भी चीन के साथ न चली जाए। बहुत बड़ी पब्लिक की सिंपैथी तो है ही चीन के साथ, पॉलिटिशियंस की भी है। भुट्टो का भी तख्ता इसलिए उल्टा था, इसने दिया उलख ने, क्योंकि भुट्टो चीन के साथ हाथ मिला रहा था, पूरी तरह उसके साथ मिलिट्री पैक्ट करना चाहता था। 1974 याद कीजिए, जुल्फिकार अली भुट्टो को किस तरह से मारा गया मिलिट्री के द्वारा। ये झूठे मुकदमे में उनको फंसाया गया। तो ये कश्मकश पाकिस्तान में रहती है। चीन चाहता है मेरे साथ खड़ा हो जाए पाकिस्तान, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन एशिया। वो बहुत बड़ा सैन्य अड्डा अमेरिका उसको बनाना चाहता है। सैन्य अड्डा रहा भी है पाकिस्तान पहले, याद है आपको? सेंटो का सदस्य था, सेंट्रल टीटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे नाटो है ना, ऐसी सेंटो होती थी जिसमें एशिया के कई देश थे। टर्की भी था, टर्की सबसे बड़ा देश था उसके अंदर, क्योंकि टर्की इज ऑल्सो एशियन कंट्री, हाफ एशियन हाफ यूरोपियन। तो सेंटो का सदस्य रहा पाकिस्तान, तो मिलिट्री टीटी का सदस्य रहा अमेरिका के नेतृत्व में, जो अमेरिका भी था उसमें। जैसे नाटो का सबसे बड़ा लीडर कौन है आज? अमेरिका ही तो है, जिसमें 30 से ज्यादा देश हैं। और ये नाटो का जो लड़ाई चल रही है, यूक्रेन वाली जो लड़ाई चल रही है, आपसे बातचीत भी हुई थी शायद हमारी एक बार। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरा का पूरा यूक्रेन युद्ध इसलिए तो है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। पुतिन ने कहा भाई ये फौज तो मेरे द्वार पर आ जाएंगी, मेरे दरवाजे पर खड़ी हो जाएंगी, मेरी सरहद पर खड़ी हो जाएंगी, तभी तो उसने हमला किया। और नाटो के झांसे में आकर ये लड़ लिया जेलेंस्की। क्या अमेरिकन फौज गई वहां लड़ने? क्या यूरोपियन फौज गई? यूक्रेन लड़ रहे हैं, हथियार तो दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अब ट्रम्प के आने सब बदल दिया, वेपन्स देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे, वेपन्स दे रहे। तो इसलिए अमेरिका बड़ा चालाक और धूर्त देश है दुनिया का, जो अपने हितों को सर्वोपरि रखता है। वो टेररिस्ट को मदद करता है। अभी मैं आपको लेटेस्ट सीरिया का एग्जाम्पल दूं। सीरिया में उसने क्या किया? सबसे बड़े आतंकवादी को गद्दी नशीन करा दिया।
जो सबसे बड़ा इस्लामिक टेररिस्ट है, वो आज सीरिया का बादशाह है, सीरिया का हुकूमत चला रहा है वो। तो इसलिए अमेरिका तो तत्काल लाभ देखता है। तत्काल लाभ में उसने तालिबान पैदा किए, तत्काल लाभ में उसने सद्दाम को मदद किया था ईरान के खिलाफ, याद है आपको, फिर सद्दाम का अंत भी अमेरिका ने किया। तो अमेरिका की नीति तो सिर्फ खुदगर्जी से, तत्काल खुदगर्जी से बड़ी है, बहुत दूरदृष्टि अमेरिकन कूटनीति में नहीं है। जिस तरह से भागे अफगानिस्तान से अमेरिकन, आपने तमाशा देखा ना, लेटेस्ट वेपन्स दे गए तालिबान को, छोड़ के भाग गए, अरबों रुपए के हथियार छोड़ के भाग गए। वो कितने बहादुर है, वो कितने लड़ने के लिए औरों के लिए आते हैं, हम सारी दुनिया जानती है। किस तरह वियतनाम से भागे वो, किस तरह कोरिया युद्ध दोनों ने हारा है। तो अमेरिका पर भरोसा करके हम कहे हम पाकिस्तान से पंगा ले लेंगे सीधे और हम युद्ध जीत जाएंगे, हम अपने दम पर जीत सकते हैं, हम अपने दम पर बात करें। अब रूस का दम भी नहीं हमारे साथ। चीन तो हमारा अंदर खाने शत्रु है ही, क्योंकि अक्साई चीन अभी उसी के आधिपत्य में, हम आज तक छुड़ा नहीं पाए 1962 से। अभी देखिए कितने बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया, तो प्रधानमंत्री ने चीन का नाम नहीं लिया। अभी रूस के इंटरफेरेंस से, ब्रिक्स के इंटरफेरेंस से समझौता हुआ है। लंबी वार्ता के बाद चीन और हमारे बीच जो समझौता हुआ है, जिसमें के पीछे हटी है फौजें, पुराने स्थानों को अब भी नहीं गई है, वो किसके वजह से हुआ? क्योंकि रूस नहीं चाहता कि ये हम लोग अमेरिकन पक्ष में चले जाए पूरी तरह, क्योंकि चीन के साथ रूस और ईरान के साथ मिलकर पुतिन एक मोर्चा बनाना चाहते हैं, जिसमें चाहते हैं हिंदुस्तान भी शामिल हो। ये उनकी रणनीति है। हालांकि हम शामिल नहीं होंगे, हम तो कभी शामिल नहीं हुए रूस के साथ मिलिट्री ट्रीटी में। एक बार इंदिरा गांधी ने की थी 20 साल ट्रीटी, लेकिन नॉन अलाइन मूवमेंट इंदिरा गांधी ने तब भी नहीं छोड़ा था। जिसको निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, जिसका इंडिया लीडर रहा है जनरल कर्नल नासिर के साथ, सुकर्णो के साथ, मार्शल टीटो के साथ। ये नॉन अलाइन मूवमेंट का लीडर कौन था? जिसमें 166 देश थे दुनिया के, हम ही थे ना। आज नॉन अलाइन मूवमेंट कहीं नहीं है। तो लेकिन भारत की आज भी नीति वही है, परंपरागत जो नेहरू ने बनाई थी। तो हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हुए। डॉक्टर साहब, जो दुनिया की वर्तमान जो स्थिति है, जिस तरह संघर्ष लगातार दुनिया में बढ़ता जा रहा है दूसरे के देशों के प्रति, और कहीं ना कहीं खाई खोदी जा रही है दूसरे को नीचे करने के लिए, तमाम तरह के नुकसान पहुंचाने के लिए, ऐसे में नॉन अलाइनमेंट का जो पूरा एक जो फार्मूला था, जो परिभाषा थी, क्या वो आज ज्यादा अगर उचित है आज के वर्तमान के माहौल में, दुनिया के अंदर जिससे अस्थिरता बढ़ रही है, संघर्ष बढ़ रहा है लोगों में दुनिया के अंदर? देखिए प्रशांत जी, 2 पोलर वर्ल्ड दोबारा बन चुका है। पहले 1 पोलर वर्ल्ड था आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सोवियत यूनियन। सन 2000 के बाद ये स्थिति 10 वर्ष कायम रही, जबकि 1 पोलर वर्ल्ड रहा अमेरिका। कोई नहीं था सामने, चीन भी नहीं था, रूस भी। उसके बाद क्या हुआ? चीन एक महाशक्ति बनता चला गया। आज रूस इतनी बड़ी महाशक्ति नहीं है। पहले तो रूस और अमेरिका के बीच में एक कोल्ड वॉर चलती थी, लंबे वक्त तक चली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी किसके बीच में है कोल्ड वॉर? बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। सबसे ज्यादा टैरिफ किस पर लगाया है उसने? किससे सबसे ज्यादा डरा हुआ अमेरिका किससे है? चाइना से। जो शक्तिशाली होगा धन से, वही तो दुनिया में शक्तिशाली होगा, वही सेना से शक्तिशाली होगा। तो चाइना जो है वो अब 2 पोलर वर्ल्ड का दूसरा हिस्सा है। अब जो दूसरा पोल बन रहा है वो चीन के नेतृत्व में बन रहा है, रूस के नेतृत्व में नहीं बन रहा। रूस तो उसमें शामिल हुआ है। सारी लड़ाई किसने लड़ी है? पुतिन ने चीन के हथियारों से लड़ रहा है ना। उसके बाद क्या करे हथियार? 3 साल में लड़ते लड़ते हथियार खत्म हो गए। चाइना ही तो हथियार दे रहा है रूस को, लेटेस्ट वेपन्स। अभी ड्रोन किसने दिया है? चाइना ने। तो जो दूसरा पोलर वर्ल्ड बन रहा है, 2 पोलर वर्ल्ड बन चुका है। 2 अलग अलग महाशक्तियों का उदय हो चुका है। एक महाशक्ति है नाटो, जो अमेरिका के नेतृत्व में। दूसरा पोलर वर्ल्ड है महाशक्ति केंद्र, वह चीन के नेतृत्व में, जिसमें रूस और ईरान शामिल है, और भी कई देश शामिल है, लैटिन अमेरिका के भी लोग शामिल है, देश कोरिया भी शामिल है। अब यूक्रेन में कौन लड़ रहा है? रूस के साथ कोरिया के सैनिक लड़ रहे, नहीं लड़ रहे। तालिबान भी चले गए लड़ने। अब तो तालिबान जो रूस के सबसे बड़े दुश्मन थे, अमेरिका के दुश्मन हो गए, रूस के दोस्त बन गए। तो कब कौन किसका दोस्त बन जाए? वो तो अब हमारे भी दोस्त है। तालिबान तो अब हमारे भी दोस्त है ना, आपको मालूम है सब। तो दुनिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिस्थितियां कब बदल जाएं कुछ पता नहीं चलता है। और कार्यक्रम के अंत में आते हैं। अच्छा, पूरा परिदृश्य जिस तरह से डेवलप हो रहा है, पूरा जिस तरह तनाव लगातार बढ़ रहा है, कम तो ही नहीं रहा तनाव, भारत और पाकिस्तान के मसले में भी।
और जिस तरह पूरा विपक्ष कांग्रेस, इस समय कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष ने सरकार का समर्थन कर दिया है कि हम आपके साथ हैं, आप जो भी फैसला करेंगे उसमें हम कोई कोताही नहीं है, मतलब पूरी तरह से आपके साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल जो भी आप फैसला करेंगे, और पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है विपक्षी दलों ने। ऐसे में सरकार कश्मीर का के बारे में, कश्मीर के बारे में जितना ज्यादा कांग्रेस के लोग जानते हैं, कांग्रेस के रणनीति की जानते हैं, उतना तो कोई भी नहीं जानता। आप जानते हैं ना कि कश्मीर को लेकर लड़ाई, जैसे मैंने अभी उल्लेख किया, 1988 में शुरू हुई। किसका शासन था? राजीव गांधी का। नरसिम्हा राव के दौर में चली लड़ाई, इसके बाद नरसिम्हा राव पावर में आ गए थोड़े दिन के बाद ही, तो 1990 राजीव गांधी की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई, और नरसिम्हा राव के समय कश्मीर को किसी हद तक सुलझा लिया गया था। 1996 में बड़ा फेयर इलेक्शन कराया गया। फिर 4 साल 5 साल समझिए जगमोहन का काल है, जो बीपी सिंह का थोड़ा सा पीरियड है 11 महीने का, जब जगमोहन थे। इसके बाद गिरीश चंद्र सक्सेना को भेजा गया गवर्नर, वेरी सक्सेसफुल गवर्नर। उसी के दौर में यासीन मलिक के JK-11 ने सरेंडर किया, और कोका पारे के ऑर्गेनाइजेशन इख्वानुल मुस्लिमीन ने सरेंडर किया। बाद में कोका पारे की हत्या कर दी गई। अभी आज यासीन मलिक को अभी जेल में डाल दिया गया है, पुराने अपराध में उसको माफी मिल गई थी। तो कांग्रेस से ज्यादा कोई नहीं जानता कश्मीर को आज भी। कांग्रेस जानती है कि निर्णायक युद्ध लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस सदा कश्मीर के मसले को हल करना चाहती थी, नहीं कर पाई, कुछ ब्लंडर्स हुए, ये बात ठीक है। वो ब्लंडर्स कांग्रेस से हुए, नेहरू से हुआ सबसे बड़ा ब्लंडर कि UN में ले गए हम इस मसले को अचानक, जबकि हमारी फौज जीतने के कगार पर थी। 1947 अक्टूबर 22 को हमला हुआ था कश्मीर पर, 22 अक्टूबर, और 27 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने विलय कर लिया था। तो हमारी फौज पहुंच गई थी लड़ने के लिए। मेजर सोमनाथ सिंह को, सोमनाथ शर्मा को महावीर परमवीर चक्र भी मिला, आपको याद होगा। सफलतापूर्वक हम लड़ रहे थे, लेकिन ये मामला UN में ले जाया गया, और वो आधा आधा कश्मीर, 2 तिहाई हमारे पास है, 1 तिहाई उसके पास है, पाकिस्तान के पास। LOC बन गई शिमला समझौते में, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल। वो LOC पर सारा रह गया। LOC को हम नहीं मानते, क्योंकि हमारा तो, मैंने कहा ना, पार्लियामेंट का यूनानिमस रिजोल्यूशन है 1993 का। ये तो 72 की घटना है शिमला समझौता, तो हम तो ऑलरेडी उसको रिजेक्ट कर चुके हैं LOC को। हमारा पार्लियामेंट यूनानिमसली मान चुका है कि सारा कश्मीर, तो देयर इज नो रेलेवेंस ऑफ LOC। जो शिमला समझौते में हमने संधि की थी, तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारा बॉर्डर होगा, ये ऑलरेडी रिजेक्टेड इट, क्योंकि पाकिस्तान ने वो शर्तें निभाई नहीं। हमारे ऊपर निरंतर हमले किए 1988 के बाद। तो 93 में ये मजबूर होकर भारतीय पार्लियामेंट को, इंडियन पार्लियामेंट को फैसला लेना पड़ा, तब से हम लड़ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा लड़ाई तो कांग्रेस के पीरियड में ही हुई है। कांग्रेस तो कश्मीर को लेकर सबसे ज्यादा संजीदा होनी चाहिए। ये पक्ष विपक्ष एक दूसरे में झूठे आरोप लगाते रहते हैं, वो अलग प्रश्न है, लेकिन सच्चाई है कि सारा देश अब कश्मीर के प्रश्न में सरकार के साथ, सरकार को फैसला है। गेंद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में है कि वो क्या करते हैं। जी बिल्कुल। क्या वो ऐसे गिमिक्स खेलते रहेंगे जैसे पहले खेले, या कोई वास्तव में कोई निर्णायक फैसला लेंगे, जैसा इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के बारे में लिया था? क्या ऐसा लेंगे वो? ये यक्ष प्रश्न है कि भारत सरकार क्या कदम उठाएगी, क्योंकि जिस तरह से देश ने, जैसा आपने कहा कि इसमें पूरा देश ये चाहता है कि निर्णायक तरह से कदम उठाएगा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, तो पूरा देश इसी आस में तो बहुत दिन से ये चाहता है प्रशांत जी, देश तो बहुत दिन से चाहता है, लेकिन देश निर्णय नहीं ले सकता। देश का प्रधानमंत्री निर्णय लेता है युद्ध का। ठीक बात है। देश की जनता निर्णय नहीं लेती, देश की मिलिट्री भी निर्णय नहीं लेती। देश का प्रधानमंत्री इसलिए बनाया जाता है कि वो निर्णय ले। हमारे यहाँ मोस्ट पावरफुल कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो एक रबर स्टैंप है, सभी जानते हैं इस बात को। राजनीतिक फैसला जो भी होगा वो सत्ता के जो मुखिया होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, और वही फैसला करता है कि राजनीतिक तौर पर हमें क्या फैसला करना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, युद्ध की शुरुआत कब करनी है, सब ये पूरा राजनीतिक सत्ता के हाथ में होता है फैसला। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और विश्वास पूरा देश प्रधानमंत्री की ओर देख रहा है ना, प्रधानमंत्री की ओर टकटकी लगा के देख रहा है कि प्रधानमंत्री इस मौके पर, जबकि हमारे बेगुनाह लोग लगातार मारे जा रहे हैं, अब वो फैसला ले।
वो न माने, LAC को क्रॉस करें उसको, और पाक अधिकृत कश्मीर पर आधिपत्य करने का साहस दिखाएं, जैसे इंदिरा गांधी ने दिखाया था तोड़ने का। इतिहास बनाते एक बार, अगर उनमें दम है तो, नहीं तो बड़ी बड़ी बातें और ढींगे हाथ में छोड़ दे। मेरा तो यही बस अंतिम बात है आपसे। जी जी जी, लोगों का मानना भी यही है। लोगों के अंदर जो इस समय के कहते हैं ना भावनाएं जिस तरह से इस समय सामने आ रही है आम जनता की, आम भारतीय की, वो चाहता है कि पाकिस्तान को सबक ऐसा सिखाया जाए कि कभी वह दोबारा उठ ना पाए और कभी ऐसी हरकत ना कर पाए। और जैसे इंदिरा जी को लोग याद करते हैं आज के टाइम में, पूर्व प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी के शौर्य को, उनके जो नेतृत्व था उसको याद करते हैं लोग। जैसे आपने भी कहा कि इंदिरा गांधी जैसा जज्बा इस समय भारत सरकार को दिखाना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर बांग्लादेश का निर्माण कर दिया था। वही आवश्यकता भी है वर्तमान दौर में। पाकिस्तान को सबक सिखाया कि निर्दोष नागरिकों की जिस तरह से उन्होंने जघन्य हत्या की है, वह हर आदमी तक गुस्सा उबाल है इस समय। और वही टकटकी लगाकर, जैसा आपने कहा कि सरकारी तरफ देख रहा है कि सरकार क्या फैसला करती है, क्या निर्णय लेती है, और उसकी सभी लोग उसकी इंतजार में बैठे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं। और आपने जिस पूरे विषय का विश्लेषण किया है, मुझे विश्वास है दर्शकों को पूरा चर्चा भी समझ में आई होगी, पूरा विषय समझ में आएगा, उन्हें चर्चा भी पसंद आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो आप सबसे आग्रह करता हूँ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।